हेलो स्पाइन, दिस नीलेश कुमार, आपका स्वागत है CGPSC गढ़ में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य भूगोल के बारे में। सामान्य भूगोल का जो सिलेबस है ना, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यहाँ पर कि भाई सामान्य भूगोल के अंतर्गत आपको देखना है ब्रह्मांड और सौरमंडल, इसके अलावा पृथ्वी की जो गतियाँ हैं है ना, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और थोड़ी मात्रा में जीवमंडल, है ना। ये हमारा सिलेबस रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग हमको जो सामान्य भूगोल है उसको चलना है। सामान्य भूगोल का जो सेक्शन है जो बेसिकली ये बेस्ड है ना, वो किस पर बेस्ड है? आपका केवल और केवल बेस्ड है सिद्धांतों पर, है ना, कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं, है ना। ठीक है, आकाशगंगा की संरचना कैसी है, तारे कैसे हैं बनते हैं, उनका जीवन चक्र क्या है ना। अगर पृथ्वी के बारे में देखें तो भाई उसका अक्षांश देशांतर, है ना। इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है? अक्षांश देशांतर रेखाओं का, है ना। दिन रात क्यों होते हैं, है ना। आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि भाई चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं, है ना। ठीक है, पार्शियल चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, पार्शियल सोलर एक्लिप्स क्यों होते हैं, है ना। ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं। ये NCERT SCERT जो सिलेबस है उसी पर ही हम लेकर चलेंगे। पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको बेसिक नोट्स प्रोवाइड करूं, है ना, एक बुक जैसा, लेकिन चूँकि समय कम है तो वो कन्वेंशनल मेथड मैं इस बार फॉलो नहीं करूँगा, है ना। मैं पहले ज़रूर पढ़ाऊँगा, बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन पहले पढ़ाऊँगा, बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको। देन मैं आपको एक नोट्स प्रदान करूँगा जिसे जो MCQ है ना, केवल उसमें क्या रहेगा, वन लाइनर्स रहेंगे जो अभी तक पूछे गए हैं उस चैप्टर से, है ना। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन वाइज उस चैप्टर से, वो मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा। तो उससे क्या होगा कि पॉइंट टू पॉइंट आपको केवल याद रखना है, पूरी चीज़ें याद नहीं करनी। ऐसे में होता क्या है कि अगर मैं आपको बुक प्रदान कर दूं, बुक की तरह चीज़ें प्रदान कर दूं, तो उसमें होगा क्या कि आप क्या करेंगे, पूरा चीज़ें पढ़ने पर जाएंगे। और जब पूरी चीज़ें पढ़ने पर जाएंगे तो आप फिर सबको याद करने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग उस सबको याद करने की कोशिश करेगा, और उस चक्कर में फिर क्या होगा कि आपका कंप्लीट सिलेबस माइंड पे नहीं आ पाएगा। इसके बजाय हम क्या करेंगे, वन लाइनर मेथड पे जाएंगे, है ना। जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना, रिपीट होने के चांसेस बनते ही हैं, है ना, तो हम डायरेक्ट उन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। सबसे पहला जो यूनिट है हमारा वो है ब्रह्मांड और सौरमंडल का। इस यूनिट में हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, है ना, उससे जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत, आकाशगंगा व तारों का जीवन चक्र, और इन तारों के जीवन चक्र में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, ब्लैक होल क्या है ना, न्यूट्रॉन तारे क्या हैं, ये सब, सूर्य और उसकी संरचना, है ना। इसमें हम तारे भी देखेंगे, है ना। ठीक है, तारामंडल भी देखेंगे, है ना। इसके अलावा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु, है ना, इन सब के बारे में हम देखेंगे। महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, है ना, जो आपसे पूछा जाता है वो हम यहाँ पर देखते जाएंगे। अच्छा, इसको पढ़ाने के लिए मैंने पहले सोचा कि क्या मैं PPT दे दूँ, है ना। अब देखो PPT मैं अगर दे देता हूँ तो फिर आपके लिए नोट्स नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको PPT ना देकर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि आपको मैं यहीं पर नोट्स बनाते जाऊँगा, है ना, शॉर्ट टर्म में, और यहीं आप क्या कर सकते हो, बाद में प्रिंट कर सकते हो। तो ये PDF मैं आपको प्रदान करूँगा हर चैप्टर का, है ना, जिसको आप प्रिंट निकाल सकते हो डायरेक्ट। इसके अलावा जो वन लाइनर्स है वो भी मैं दूंगा। इससे आपका जो क्या हो जाएगा, नोट्स बनाने का जो मेहनत है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपका काम केवल यहाँ पर यह रहेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, सुनना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सामान्य जो भूगोल है वो विश्व भूगोल का पार्ट है। तो भूगोल, है ना, भूगोल या जियोग्राफी जो वर्ड है ना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये ज्योग्राफी जो वर्ड है
ये किस भाषा का शब्द है? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक जो थे ना, ये ज्योग्राफी सबसे पहले जो सब्जेक्ट रूप में इन्होंने ही क्या किया, इवॉल्व किया है ना ज्योग्राफी को। तो ग्रीक जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा? जियोग्राफी। ग्रीक वर्ड जियो और ग्राफोस से ये वर्ड बना है। किससे? जियो और क्या? ग्राफोस। ठीक है, ये दो वर्ड्स मिलकर बना है। जियो का जहाँ अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। वहीं ग्राफोस का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। ठीक है, तो वह विषय जो पृथ्वी का वर्णन करे क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि पूछेगा भाई ज्योग्राफी वर्ड किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ना आपको क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है कि बताइए ये भूगोल का पिता कौन सा है, आधुनिक भूगोल का पिता कौन सा है, ऐतिहासिक भूगोल का पिता कौन सा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भूगोल के जनक, ठीक है। अब भूगोल के जनक, अब यहाँ पर से देखना, बार बार चीज़ों को नहीं लिखना है, एक बार लिख लिए भूगोल के जनक। ठीक है, अब इसमें देखने जाना है ना। अगर तुमको पूछा क्या व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहते हैं? क्या? व्यवस्थित भूगोल का पिता। ठीक है, तो व्यवस्थित भूगोल का जो पिता है वो कहा जाता है किसे? इरेटोस्थनीज को। किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का पिता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने ना यही जो जियोग्राफी जो वर्ड है ना, कौन सा शब्द? ये जो जियोग्राफी शब्द है ये किसने दिया? इसी इरेटोस्थनीज ने दिया। किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने दिया। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है बात? अब देखो उसके बाद तुमको पूछेगा कि भैया बताओ, है ना, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल प्लेन सामान्य भूगोल का पिता किसे कहते हैं आप? हिकेटियस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हिकेटियस को। किसे कहते हैं? हिकेटियस को। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। फिर पूछेगा आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल, तो A.V. हम्बोल्ट। किसको? A.V. हम्बोल्ट को क्या कहते हैं हम? आधुनिक भूगोल का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। किसे कहते हैं? A.V. हम्बोल्ट को, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को क्या कहते हैं आप? आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। ठीक है, इसी में एक और पूछ सकता है ऐतिहासिक भूगोल का पिता, है ना। ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। किसे? हेरोडोट्स को। ठीक है, ये इतिहास का पिता भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये चार चीज़ें यहाँ से आपको जाननी जरूरी है। व्यवस्थित भूगोल का पिता, भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल का पिता और ऐतिहासिक भूगोल का पिता। एक बार फिर से ध्यान देंगे, भूगोल कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, यह वर्ड किसने दिया है? ज्योग्राफी जो वर्ड है इरेटोस्थनीज ने दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। ठीक है, सामान्य केवल ये पूछ दे कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का पिता A.V. हम्बोल्ट को कहा जाता है ना। और ऐतिहासिक भूगोल का पिता हेरोडोट्स को। एस से हिस्ट्री, एस से हेरोडोट्स। ठीक है, ठीक है। अब वो ईस इकोनॉमी यानी व्यवस्थित है ना, इकोनॉमी व्यवस्थित होती है, ईस इकोनॉमी या इसे इरिटोस, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसके बाद कुछ वर्डिंग्स हैं, है ना, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, शब्दावलियाँ हैं। किसने कहा था? तो सबसे पहले पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया था? पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया? ये किसने कहा? अरस्तु ने बताया, है ना। किसने बताया? अरस्तु ने बताया। अब यह पृथ्वी जो है 24 आवर्स क्या करती है? घूमती है, ये चक्कर लगाती है। यह किसने बताया? पाइथागोरस ने बताया। किसने बताया? पाइथागोरस ने बताया। किसने बताया? पाइथागोरस ने बताया। इस पृथ्वी का
पहली बार मापन किसने किया था? तो थेल्स ने किया था। किसने किया था? थेल्स ने किया था। ठीक है, समझ में आ रहा बात? और इस पृथ्वी का मापन के आधार पर, है ना, मानचित्र किसने बनाया था पहली बार? किसने बनाया था? अनेक्सीमेंडर ने। किसने बनाया था? अनेक्सीमेंडर ने बनाया था। क्लियर हो गया? समझ में आया? इसके अलावा कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? ये पूछता है कई बार। तो कार्टोग्राफी या मानचित्र विज्ञान जिसे कहते हैं, मानचित्र कला विज्ञान, है ना, किसने दिया ये टेक्नोलॉजी जी? क्लॉडियस टालमी ने दिया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा बात? हो गया। इसके बाद आ जाइए सीधा सा, सौर मंडल की संकल्पना किसने की थी? सौर मंडल की संकल्पना किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था, निकोलस कॉपरनिकस ने। ठीक है, क्लियर। पैंजिया शब्द किसने दिया? पैंजिया, पैंजिया शब्द किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने, है ना। किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, आधुनिक खगोलिकी का जनक किसे कहा जाता है ना? तो आधुनिक खगोलिकी का जनक किसे कहा जाता है? निकोलस कॉपरनिकस को कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा बात? हो गया जी, आगे बढ़ें। अब देखो, कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कुछ बुक्स हैं, है ना, जहाँ से आपको शायद प्रश्न पूछ ले, है ना। जैसे अब मैं इसको दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ, देसी और विदेशी, है ना, देसी और विदेशी बुक्स, है ना। देसी में आ जाता है आर्यभट्टियम, है ना, आर्यभट्टियम। यह बुक किसकी है? आर्यभट्ट की। किसकी है? आर्यभट्ट की। ठीक, समझ में आ रहा बात? सूर्य सिद्धांतिका, है ना, या सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांतिका, ये बुक किसकी है? वराह मिहिर की। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, किसकी किताब है? भास्कराचार्य की। किसकी है? भास्कराचार्य की। समझ में आ रहा बात? आर्यभट्ट वही व्यक्ति है जिसने पहली बार हमें शून्य के बारे में बताया, है ना, जीरो के बारे में बताया। किसने? आर्यभट्ट ने। समझ में आया बात? ठीक, क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ें। और अच्छा, वराहमिहिर को आपको नहीं भूलना है ना। वराहमिहिर वही व्यक्ति है जिसने हमको पहले ही सोलर सिस्टम के बारे में बता दिया था, है ना, कि भाई सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी सूर्य का क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी का, है ना। ठीक है, क्लियर। कुछ विदेशी बुक्स हैं जिनके बारे में तुमको पूछा जा सकता है ना। जैसे बुक है, नाम है जियोग्राफी। ये किसकी किताब है? स्ट्रैबो की किताब है। ठीक है, फिर है नेचुरल हिस्ट्री, ये बहुत बार पूछा है, नेचुरल हिस्ट्री, है ना। ये किसकी किताब है? प्लिनी की किताब है। किसकी किताब है? प्लिनी द एल्डर, है ना, इसकी किताब है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, अद्दा जियोग्राफी किसकी किताब है? टालमी की। किसकी है? टालमी। समझ में आ रहा बात? चलो, मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब हम लोग सीधे आ जाते हैं किस पर?
ब्रह्मांड और सौरमंडल के ऊपर। ठीक, किसके ऊपर आ जाते हैं? ब्रह्मांड व सौरमंडल के ऊपर। ठीक है, क्लियर। इसके पहले हमने थोड़ा सा परिचय देखा हुआ था, है ना। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? आपका ब्रह्मांड और सौरमंडल। ठीक है, अब देखो ब्रह्मांड, यह जो वर्ड है इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्मॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मॉस। ठीक है, और इस कॉस्मॉस जो वर्ड है ये भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ क्या होता है? सुव्यवस्था होता है। क्या होता है? सुव्यवस्था। ठीक है, तो भाई पृथ्वी के चतुर्दिशिक जो क्या सुव्यवस्थित है ना, सुव्यवस्थित अनंत विस्तार पाया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं आप? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मांड में क्या क्या है चीजें हैं जी, है ना। ब्रह्मांड में क्या क्या मिलते हैं आपको? किससे मिलके बना है? आकाश गंगा से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? आकाश गंगा से। ठीक है, समझ में आ रहा बात? इसके अलावा और क्या है इसमें? अंतरिक्ष है, स्पेस है ना। ठीक है, ठीक है, अंतरिक्ष में और क्या क्या चीजें हैं? सौरमंडल है कि नहीं है? क्या है? सौरमंडल भी है। और सौरमंडल में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं? क्या किससे मिलके बना है सौरमंडल? आकाश और अंतरिक्ष। तो देखो, ये देखिए, है ना। तो भाई सूर्य, है ना, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, इन सब से मिलकर कौन बना है? आपका सौरमंडल बना हुआ है। ठीक है, अब इन्हीं को ना एक एक करके अपन देखते जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, सबसे पहले ना आपको दो सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, है ना। एक सिद्धांत जिसको हम क्या कहते हैं? जियोसेंट्रिक थ्योरी, है ना। पहले ना पृथ्वी के बारे में लोगों को पता नहीं था, है ना। सैटेलाइट्स तो होती नहीं थी, तो उनको पता नहीं था कि भाई पृथ्वी कैसी है ना, किसका चक्कर लगा रही, किसका चक्कर नहीं लगा रही। उनको तो लगता था पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इसीलिए सुबह सूरज उगता है, शाम को डूब जाता है, दूसरी ओर चला जाता है ना। तो जियोसेंट्रिक जो थ्योरी है वो यही कहती है कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? केंद्र में कौन है? हमारी पृथ्वी है, अर्थ है ना। और जो सन है, कौन? सन, ये क्या कर रही है? इसका चक्कर लगा रही है ना। ठीक है, तो जियोसेंट्रिक थ्योरी या भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है? क्लॉडियस टॉलमी ने दिया है। किसने दिया? हाँ, ठीक है, किसने दिया? क्लॉडियस टॉलमी ने दिया। ठीक, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात? तो पृथ्वी ब्रह्मांड केंद्र में किसने कहा? क्लॉडियस टॉलमी ने। ठीक है, फिर उसके बाद कोपरनिकस आते हैं, है ना, और वो देते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, है ना। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी माने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, यानी ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है या सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य है, ना कि क्या है जी? पृथ्वी, है ना। जबकि पृथ्वी क्या कर रही है? इसी सूर्य का चक्कर लगा रही है। ऐसा किसने कहा? निकोलस कोपरनिकस ने। किसने कहा? निकोलस कोपरनिकस ने। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो भाई क्लॉडियस टॉलमी कहते हैं कि ब्रह्मांड केंद्र में या सौरमंडल केंद्र में पृथ्वी है। कोपरनिकस आते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा नहीं है, आप क्या पढ़ा रहे हो, है ना। ब्रह्मांड के केंद्र में, सौरमंडल के केंद्र में कौन है? कौन है आपका? सूर्य है, और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है ना। ये किसने कहा? निकोलस कोपरनिकस। इसीलिए कोपरनिकस को सौरमंडल के प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हमको पता है ना, ये पश्चिमी विचारक जो हैं अपनी चीज़ें हम पर थोपते हैं, है ना जी। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा है क्या? एक्चुअल में ऐसा नहीं है, है ना।
वराहमिहिर जो थे, है ना, ठीक है, उन्होंने 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था, है ना। अगर ऑप्शन में आपके वराहमिहिर दिया हुआ है ना, तो आंसर क्या होगा, वराहमिहिर होगा। ठीक है, कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना, ये किसने बताया, तो वराहमिहिर ने बताया था, कोपरनिकस से पहले बता दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत। हमारा टॉपिक क्या है, ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मांड उत्पत्ति के ना जो प्रमुख 3 सिद्धांत हैं, है ना, वो मैं बता रहा हूं आपको। पहला जो सिद्धांत है उसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, या इसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि भाई ब्रह्मांड क्या था, एक अणु में सिमटा हुआ था, एक एटम में सिमटा हुआ था। इसी एटम में विस्फोट हुआ और इस एटम में विस्फोट होने से ब्रह्मांड का क्या हुआ जी, विस्तार हुआ। ऐसा कहता है ये थ्योरी। ठीक है, समझ में आ रहा बात। और इसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब आपको पूछेगा ना, तो बोलेगा कि भाई ब्रह्मांड उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो भाई ब्रह्मांड उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, आंसर क्या होगा, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि भाई बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तीसरी चीज, इसके प्रतिपादक कौन है ना, तो जॉर्ज लेमेत्रे, है ना। कई जगह आपको लेमेत्रे मिलेगा और कई जगह आपको क्या मिलेगा, लेमेंटेयर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो भाई देखो, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हम जिस समय ब्रह्मांड उत्पत्ति हुआ उस समय तो हम थे नहीं, कि आप खड़े होकर थोड़ी देख रहे थे कि ब्रह्मांड कैसे बना, एक अणु से बना कि पहले से एग्जिस्ट करता था, है ना, कि भगवान ने उसे बनाया, है ना, ऐसा तो हमको पता नहीं है। तो हम स्पेक्युलेशन लगाते हैं, है ना, कि शायद ऐसा हुआ होगा, है ना, और उसके पीछे कुछ तर्क देते हैं, है ना। ठीक है, थ्योरीज हैं, इसी को थ्योरी कहते हैं। तो एफ जॉर्ज लेमेंत्रे, है ना, या लेमेंटेयर, ये एक पादरी थे, है ना, और उन्होंने यह बताया कि भाई ब्रह्मांड जो है एक अणु में संकुचित हुआ और उसमें विस्फोट होने से क्या हुआ, ब्रह्मांड का क्या हुआ, विस्तार हुआ, है ना, डार्क मैटर्स फैले, ये सब चीज़ें, इन्हीं डार्क मैटर से क्या बना है, हमारे जो अंतरिक्ष है ना, वो बनी हुई है। ठीक है, ठीक, इसे ही बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो बिग बैंग जो थ्योरी है ना, या जिसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं, ये सर्वमान्य सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। ठीक है, ठीक है, सर्वमान्य सिद्धांत यानी सभी लोग मोस्टली इसी को ही मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसी ही हुई है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। और यहीं से और क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट क्या बनता है कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति, है ना, कब हुई, तो 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई। कब, 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, किसकी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। फिर इसी में ही तुमको पूछेगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, तो 4.9 अरब वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई, किसकी उत्पत्ति हुई जी, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये भी ध्यान रखना, लगभग 5 अरब वर्ष मान लो। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.9 अरब वर्ष मिलियन ईयर पहले हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर। दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, वो है आपका साम्यावस्था का सिद्धांत। हिंदी में कहते हैं साम्यावस्था, या इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, है ना। क्या स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है, तो भाई स्टेडी स्टेट थ्योरी यह कहती है कि ब्रह्मांड का न तो कोई आदि है
न कोई अंत है। ब्रह्मांड क्या पहले से ऐसा ही था, है ना, ठीक है, और हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आकाशगंगाएं दूर जाती जाती हैं एक दूसरे से, है ना, और खाली स्थान में अपने आप स्वतः नया पदार्थ क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ऐसा ये मानता है स्टेडी स्टेट थ्योरी, साम्य अवस्था का सिद्धांत। तुमको केवल ये पूछेगा कि स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दिया, है ना, और ये जो थ्योरी है वो किसने दिया आपको, थॉमस गोल्ड ने दिया। किसने दिया, थॉमस गोल्ड ने दिया, ठीक है। इसके अलावा किसने दिया, हरमन बॉन्डी ने दिया, ठीक है। इसके अलावा फ्रेड होयल ने दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा हूँ कि कई लोग का कंसर्न होगा कि अरे सर यहाँ पर आप लिखे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, साफ नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, या ये जो आप नोट्स दे रहे हैं यहाँ पर लिखे हैं उसको ही दे देंगे तो हम, है ना, कैसे पढ़ेंगे। भाई यहाँ पर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बेसिक जियोग्राफी की आप अगर बुक खोलेंगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी हर जगह, और ये मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा आपको, है ना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होगा इस तरीके का, है ना, ठीक है, जिसमें ये चीज़ें हैं तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये नोट्स, है ना, कहाँ पर मिलेंगे, CGPSC गढ़ प्रिपरेशन एप्लीकेशन है, कहाँ पर आपको, गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल फ़ीस है ना, कहीं नहीं मिलेगी इतनी मिनिमल फ़ीस। आपको वीडियोस भी मिलेंगे, PDF भी मिलेंगे, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें एक जगह मिलेंगी, बहुत ही मिनिमल, यानी आप सोच भी नहीं सकते एक बच्चे की ट्यूशन फीस होती है ना 1 मंथ की, उससे भी कम में मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये सब आपको मिल जाएगा, इसमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप केवल यहाँ पर देखते रहिए, है ना, ठीक है। तो साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया, थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी और फ्रेड होयल ने दिया है, ठीक है। थर्ड जो तीसरा सिद्धांत है वो है दोलन सिद्धांत, ठीक है। दोलन सिद्धांत, दोलन जो सिद्धांत है जिसे पल्सेटिंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है, ये किसने दिया, तो यह जो दिया है आपका डॉक्टर एलन संडेज, रिचर्ड टोलमैन और रॉबर्ट डिक ने। अब देखो, केवल एक व्यक्ति का नाम मोस्टली पूछता है, डॉक्टर एलन संडेज, है ना। देखो जी, मैं केवल उतना ही चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए पर्याप्त हो। इतना बड़ा सिलेबस आप हम हर चीज़ों पर इतना लंबा लंबा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहली क्लास है ना, तब मैं इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे चलकर, है ना, हम चीज़ों को और क्या करते हैं, सिनॉप्सिस करते जाएंगे, है ना, और संकुचित करते जाएंगे, है ना। अब देखो, दोलन सिद्धांत क्या कहता है कि भाई ब्रह्मांड का विस्तार संकुचन का क्या है, एक चक्र है। ब्रह्मांड फैलते जाता है, फिर उसका क्या होता है, उसका पहले विस्तार होगा, फिर क्या होगा, संकुचन होगा, और यह प्रक्रिया क्या होती है, चलते रहती है, ठीक है। यही दोलन सिद्धांत है, ठीक है। इसके अलावा एक और सिद्धांत है जिसे स्फीति सिद्धांत कहते हैं। स्फीति सिद्धांत एलन गूथ का है ना, क्या, स्फीति सिद्धांत, है ना, ये किसका है, एलन गूथ, किसका है जी, एलन गूथ का है, ठीक है। क्लियर है, ये सभी जो मैंने चीज़ें यहाँ पर आपको बताई, इसका आपको क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, टाइप्ड नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब देखो, ब्रह्मांड के ना विस्तार से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको आपको पूछेगा ही पूछेगा, है ना। आप गुरुजी हो, गुरुजी बनने वाले हो, या आप, है ना, किसी भी क्लास के लिए पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, आपको ये जानना आवश्यक है ना। रेड शिफ्ट थ्योरी बहुत ही पॉपुलर है ना। रेड शिफ्ट थ्योरी, रेड शिफ्ट थ्योरी क्या है ना, जिसे एडविन हबल ने दिया है, ठीक, किसने दिया है, एडविन हबल ने दिया है, ठीक है। रेड शिफ्ट थ्योरी क्या है, रेड शिफ्ट थ्योरी ये है ना, आप साइंस अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि प्रकाश का जो तरंग धैर्य है ना, ठीक है, जैसे जैसे प्रकाश
क्या होती जाती है, हमसे दूर होती जाती है, वैसे वैसे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भी बढ़ते जाता है ना। और प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो किसकी ओर झुक जाता है, रेड कलर की ओर झुक जाता है। जब तक वो चीज़ पास में रहेगी मोस्टली ब्लू दिखेगी, और जितनी ज़्यादा दूर होगी वो किस कैसे दिखेगी आपको, रेड कलर में दिखेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेड शिफ्ट थ्योरी। तो रेड शिफ्ट थ्योरी में एडविन हबल ने देखा कि भाई ब्रह्मांड क्या है, जो आकाशगंगा है वो क्या हो रहा है, दूर जा रहा है ना। और वो पहले येलोइश दिख रही थी, अब कैसे दिख रही है, रेड दिख रही है। इसी से प्रभावित होकर हबल ने बताया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है जी, विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। किसने बताया, एडविन हबल ने बताया। ठीक है, क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैंने नोट्स नहीं बनाया, ठीक है, मैंने आप लोग के लिए नोट्स बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम इन चीज़ों को शायद वहाँ पर उतना अच्छे समझा ना पाए, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पर बताऊँ। चलिए इसी पर ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। देखो यहाँ पर हमने किसको देख लिया, ब्रह्मांड विस्तार को देख लिया। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को यहीं पर बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें एक्चुअल में चालू होंगी, है ना। देखो जब ब्रह्मांड बनता है ना तो सबसे पहले क्या होता है, नेबुला होता है। ये नेबुला या जिसे हम निहारिका कहते हैं, ये है क्या एक्चुअल में, यही ब्रह्मांड बनने का पहला स्टेज है। क्या होता है कि धूल और गैस के बादल होते हैं, है ना, डार्क मैटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, धूल और गैस के रूप में रहते हैं और वो बहुत ही तेज़ी से घूमने लगते हैं और इकट्ठा होते जाते हैं। अब उनमें इकट्ठा होते हैं, गुरुत्वाकर्षण, है ना, घर्षण के कारण किसकी उत्पत्ति होती है, हाँ, उनमें फ्रिक्शन उत्पन्न होता है और उसके बाद वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले निहारिका बनेगा। निहारिका जो बनेगा उसके बाद ही क्या बनेगा, आपका क्या बनता है, आकाशगंगा बनता है। ठीक है, तो निहारिका को ना क्या कहते हैं नर्सरी ऑफ स्टार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्सरी ऑफ स्टार्स कहते हैं। किसको, निहारिका को। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो तारों की उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है, निहारिका में होती है। ठीक है, तो निहारिका एक आकाशगंगा बनने की शुरुआत है। ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के बादल होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ऐसी बात आकाशगंगा बनती है। आकाशगंगा, है ना, हमको पता है कि भाई लगभग हमारे ब्रह्मांड में कितने 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब क्या है जी, तारे हैं। ठीक है, अब काम की बात यह है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे है। इसका आकार कैसा है, तो सर्पिला आकार है, स्पाइरल शेप में है ना। ठीक है, क्लियर है। और हमारा जो सौरमंडल है इसी आकाशगंगा में क्या है जी, स्थित है। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई निकटतम आकाशगंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा या देवयानी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। फिर सबसे चमकीला तारा कौन सा है इसमें, सीरस, साइरस या इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, सीरस, साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात, क्लियर है जी। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे तारों और तारों के जीवन चक्र के ऊपर। ठीक है, जिनमें स्वयं का प्रकाश ऊष्मा होती क्या कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। तारों में क्वेश्चन पूछता है कि भाई तारों में ऊर्जा के स्रोत क्या होता है ना, कैसे उत्पन्न होती है ऊर्जा, तो कैसे उत्पन्न होती जी, नाभिकीय संलयन की क्रिया से। तारों में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होगी, नाभिकीय
संलयन की क्रिया से। न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूज़न। फिजन माने हो विखंडन। ठीक है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में बदलता है। ठीक है। देखो फिजन और फ्यूज़न में बेसिक अंतर क्या है कि जब दो परमाणु आपस में टकराकर ऊर्जा की उत्पत्ति करें, ठीक है, टकराएंगे और अणु बिखरेंगे, अलग अलग होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? विखंडन कहेंगे। ठीक है। लेकिन जब दो परमाणु आपस में टकराकर एक हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। फ्यूज होना, जुड़ना, है ना। ठीक है। नापी संलयन कहते हैं इसको। मतलब अलग, ठीक है। फिजन माने अलग अलग होना। ठीक है। तो तारों में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? नापकीय संलयन की क्रिया से। ठीक है। और हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम में बदलता है। ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तारों में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे हुई। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई तारों का रंग किसका द्योतक होता है? तो तारों का रंग उसके उष्मा का द्योतक होता है। किसका द्योतक होता है? उष्मा का। ठीक है। हाँ, ठीक है। उष्मा का द्योतक होता है, उसके तापमान का द्योतक होता है। ठीक है। जो तारा जितना क्या होगा? नवीन होगा, वो पीला, सफेद, नीला इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है। क्लियर है? अब देखो फिर इसका क्वेश्चन आएगा कि भाई बताइए पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है जी? सूर्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर सूर्य के बाद पूछे कि कौन सा निकटतम तारा है तो आप बताएंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या इसे अल्फा सेंचुरी भी क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी। ठीक है। फिर पूछा कि भाई वही सर्वाधिक चमकीला तारा हमने अभी देखा, सीरस या डॉग स्टार क्या है? पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सदैव पृथ्वी की उत्तर दिशा में कौन सा तारा चमकता है ना? तो कौन सा तारा है जी? ध्रुव तारा या पोल स्टार इंग्लिश में कहते हैं, है ना। पृथ्वी से 1700 प्रकाश वर्ष दूरी पर यह स्थित है ना। ठीक है। कौन? ध्रुव तारा। और उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई कौन सा तारा है जो उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री पर चमकता है? ध्रुव तारा। या इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछता है कि भाई आप जा रहे हैं, आप रास्ता भटक गए हैं और आपका गांव किधर की ओर है? पूर्व की ओर है, तो आप किसको अपने बाईं ओर रख के चलेंगे? ठीक है, क्या अपने बाईं ओर चलेंगे, रख के चलेंगे? तो कौन सा तारा? ध्रुव तारे को आपके अपने बाईं ओर रख के आप अगर चलते जाएंगे, है ना, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको? आपका गांव मिल जाएगा। ठीक है, पूर्व की ओर है अगर तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई तारों का जन्म कहाँ होता है? निहारिका में होता है। ठीक है। अब देखो मैं ना तुमको थोड़ा सा तारों का जीवन चक्र बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है। सबसे पहले ये होता है प्रोटोस्टार। क्या होता है? प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार या आदि तारे से कहते हैं, है ना, जो धूल और गैस के बादल होते हैं। यहाँ से दो तरह की अवस्था होती है। अगर तारा जो है ये क्या है जी? अगर तारा अगर बड़ा है ना, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका जाइंट स्टार कहलाएगा, दानव तारा कहलाएगा। और अगर तारे का आकार छोटा है तो क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? वामन तारा कहलाएगा, या क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ड्वार्फ स्टार कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब तारा थोड़ा अपना वृद्ध हो चला, यहाँ से यहाँ देखते जाइए, है ना, यहाँ से दो अवस्थाएं हैं, एक है ड्वार्फ स्टार, एक है जाइंट स्टार। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से
ये जो तारा है कौन आपका, वामन तारा, इसकी इसकी दशा क्या होगी ये देखते जाना। ये जो वामन तारा है ये जब अपने अंत की ओर आएगा, है ना, ठीक है, क्या अपने अंत की ओर आएगा, कौन सा, ये जो वामन तारा है, तो ये किस में बदल जाएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो किस में बदल जाएगा, ये श्वेत वामन तारे में बदल जाएगा, ठीक, कैसे में बदलेगा, श्वेत वामन तारे में बदलेगा। इसके पश्चात यह जो तारा है जब इसमें एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो यह किस में बदल जाएगा, आपका काला वामन तारे में बदल जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर एक टर्म आता है चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। अगर किसी तारे का द्रव्यमान, ठीक है ना, किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है ना, कितना, 1.44 गुना है, इसे ही क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, है ना। 1.44 ms मास ऑफ सन, ms माने मास ऑफ सन, है ना, ठीक है, यही सीमा है। उसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी सूर्य का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है तो उसका अंत कैसे होगा, काला वामन तारे के रूप में होगा, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, फॉसिल स्टार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉसिल स्टार भी कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर कोई सूर्य जो है वो हमारे सूर्य के 1.44 गुने से अधिक है, क्या है जी, अधिक है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक विस्फोट होगा, यहां पर क्या होगा, एक विस्फोट होगा, ठीक है, एक विस्फोट होगा और इस विस्फोट के पश्चात, ठीक है, क्या, इस विस्फोट के पश्चात दो स्थितियां बनेंगी, कितनी स्थितियां, दो स्थितियां बनेंगी, है ना। एक स्थिति जो होगी वो होगी आपका ब्लैक होल के रूप में, किसके रूप में, ब्लैक होल के रूप में, ठीक है, जिसे कृष्ण छिद्र कहते हैं। और दूसरा होगा आपका न्यूट्रॉन तारे के रूप में, क्या, न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। अब इसको समझते जाना, दो तारे हैं, एक जो है सूर्य के 1.44 गुना तक है, जिसकी परिणति जब वो अंत होगा तो प्लैनेटरी नेबुला होगा और तारा ठंडा होकर सफ़ेद वामन के पश्चात काले वामन तारे में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। दूसरी परिणति क्या होगी कि अगर कोई तारा सूर्य से कितना 1.44 गुना बड़ा है, ठीक है, 1.44 ms, जिसे चंद्रशेखर सीमा या लीकर सीमा कहते हैं, है ना, उससे बड़ा है, तो वह तारा क्या होगा आपका, महाविस्फोट के पश्चात, जिसे सुपरनोवा विस्फोट भी कहते हैं, है ना, तो इस सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात, ठीक है, किसमें बदल जाएगा, या तो ब्लैक होल में बदल जाएगा या तो किसमें बदल जाएगा, न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा, ठीक है, किसमें, या तो ब्लैक होल में बदलेगा या तो न्यूट्रॉन तारे के बदलेगा। समझ में आ रहा बात, क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैं चाहूँ तो इसको और डेप्थ कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं तारों के जीवन चक्र में, जब इसको हम डेप्थ से पढ़ते हैं तो और बहुत है कि 10 गुना 11 गुना, तो लगभग मान के चलिए से अगर किसी सूर्य का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 3 गुना से 8 गुना के बराबर है, यानी जब वो अंत हो रहा है तब उसका द्रव्यमान 3 गुना के आसपास है, तो वह किससे बदल जाएगा, आपका न्यूट्रॉन स्टार बदल जाएगा। लेकिन अगर उसका द्रव्यमान जो शेष द्रव्यमान है जीवन के अंत में उसका, अगर वो 8 गुना तक है, 5 से 8 गुना तक है,
तो वह किसमें बदल जाएगा, ब्लैक होल में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। ब्लैक होल को क्या बोलते हैं, कृष्ण छिद्र कहते हैं। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है ना, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कि भाई क्या भारतीय खगोलविद थे कौन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या एस चंद्रशेखर। ठीक है, इन्होंने तारों के अंतिम चरण को निर्धारित करने के लिए एक सीमा दी जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना था। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 ms के से कम या बराबर है तो वो ठंडा होकर किसमें बदल जाता है, श्वेत वामन के पश्चात काला वामन तारे में बदल जाता है। ठीक है, व्हाइट डॉर्फ के पश्चात ब्लैक डॉर्फ में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 मास ऑफ सन से या सौर द्रव्यमान से अधिक है तो क्या हो जाएगा जी, उसमें एक भयानक विस्फोट होगा जिसके सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। इसके बाद वह सिकुड़ कर किसमें बदल जाएगा, न्यूट्रॉन तारा, जिसे पल्सर भी कहते हैं। चूंकि बहुत चमकीला होता है इसलिए उसको पल्सर कहते हैं, और तेज होता है, बहुत तेजी से घूमता है ना। इसको न्यूट्रॉन तारा इसीलिए कहते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन बहुत तेजी से चक्कर लगाते रहते हैं इसके आसपास। ठीक है, क्लियर। और इससे भी अत्यधिक द्रव्यमान वाला अगर कोई तारा है तो सिकुड़ कर किसे बदल जाएगा, ब्लैक होल में बदल जाएगा, जिसे हिंदी में कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र भी कहते हैं। ब्लैक होल जो है अंतरिक्ष में वह क्षेत्र है जहां घनत्व गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है, यानी आपका डेंसिटी है ना, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इतना बड़ा होता है उसका, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बना कि भाई एस 1.44 ms क्या है, तो भाई चंद्रशेखर सीमा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है कि भाई कोई तारा है ना, ठीक है, क्या कोई तारा जो है अगर उसका द्रव्यमान 1.44 ms से क्या है, कम है, तो किसमें अंत तक किसमें बदल जाएगा, काला वामन तारे में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, काला वामन तारे में। फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए है ना, ब्लैक होल क्या है, तो ब्लैक होल क्या है जी, एक क्या है, आकाशीय परिघटना है ना, समझ में आ रहा है बात। फिर क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रकाश ब्लैक होल से निकल पाता है, नहीं निकल पाता है। क्या ब्लैक होल को हम देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न है, उस पर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार, है ना। देखो तारामंडल किसको कहते हैं, तारों की विशिष्ट आकृतियों को हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तारामंडल की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 88। कितना है, 88, है ना। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसने तारामंडल की संख्या कितनी बताई है, 88 बताई है। फिर पूछेगा कि जो सबसे बड़ा तारामंडल है वो कौन सा है, हाइड्रा है ना, क्षेत्रफल के आधार पर, इसे वासुकी भी कहते हैं। अगर सबसे बड़ा तारामंडल संख्या के आधार पर देखें, है ना, जिसमें सर्वाधिक तारे हैं ऐसा पूछा, तो सेंटोरस है, याद रखना। सर्वाधिक तारों वाला तारामंडल कौन सा है, सेंटोरस है। क्लियर है, समझ में आ रहा बात। तारों का विशिष्ट आकृति वाला समूह क्या कहलाता है, तारामंडल कहलाता है, इसको ध्यान रखना। अब देखो सप्त ऋषि जो है ना, अब देखो ना, अब आकाश में इस तरह के आपको क्या दिखते हैं, चित्र दिखते हैं ना, अगर तारों को जोड़ दिए। आपने बेसिक स्कूल्स में ये पढ़ा होगा, है ना। ये कैसा शिकारी की आकृति का है, ठीक है। इसी को ओरियन नेबुला कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सप्त ऋषि जो आपको देखने को मिलता है, जिसके बारे में आप बहुत सुने होंगे, है ना, 7 तारों का समूह, है ना। आप बेसिकली एक ही सप्तऋषि के बारे में सुने हैं, लेकिन 2 सप्तऋषि हैं, है ना। एक को बोलते हैं उर्सा मेजर और दूसरे को बोलते हैं उर्सा माइनर।
या उसका दूसरा नाम भी है लिटिल बियर तारा समूह या बिग बियर तारा समूह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है लिटिल बियर तारा समूह। क्यों? क्योंकि हमारा जो ध्रुव तारा है ना वो इसी का हिस्सा है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ध्रुव तारा इनमें से किस तारा समूह का हिस्सा है, तो आपका उत्तर होगा लिटिल बियर तारा समूह। क्या होगा? लिटिल बियर तारा समूह, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए, है ना, ये है आपका लिटिल बियर तारा समूह, ठीक है, ये, ठीक है, ये लिटिल बियर तारा समूह है। और लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा कौन है? ये पोलरिस या ध्रुव तारा, है ना, ठीक है, पोल स्टार भी कहते हैं, ध्रुव तारा, ठीक है जी, ये इसका हिस्सा है। और ये इसके पीछे चमकता है, किसके? उर्सा माइनर के या लिटिल बियर के, जबकि उर्सा मेजर या बृहद सप्तऋषि के सम्मुख चमकता है कौन? ध्रुव तारा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। समझ में आ रहा बात? हो गया। ध्रुव तारा कहाँ होता है जी? हमेशा उत्तरी ध्रुव पर होता है, या लिटिल बियर तारा समूह का हिस्सा है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। फिर पूछेगा राशि, है ना, तो 12 माह में सूर्य 12 राशियों में क्या करता है? चलता है, यानी 12 जो कॉन्स्टलेशन है यानी तारों का समूह है उस पर होकर गुजरता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? हर महीने की अलग अलग क्या होती है? राशियाँ होती हैं, ठीक है। चलो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको जो क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछेगा। कॉन्स्टलेशन की संख्या पूछेगा, कितनी है जी? 27 है। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करना है ना, जितना बता रहा हूँ उतना काफ़ी है। आप ऑलरेडी डीप डाइव कर रहे हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं सौरमंडल के ऊपर। सौरमंडल का मुखिया कौन है जी? हमारा सूर्य है, ठीक है, ये सौरमंडल के केंद्र में है और एक मध्यम आयु का तारा है। अभी इसकी एज, है ना, 20 में चल रही है। अब देखो क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है, तो देखो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है कौन? सूर्य। तो अभी सूर्य में जो है नाभिक संलयन से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ना, और हाइड्रोजन किस में तब्दील होता है? हीलियम में होता है। तो उसमें 71% अभी भी हाइड्रोजन है सूर्य में, और हीलियम कितना है? 26.5% है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन जो पूछता है, ये पूछता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट पहुंचता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड, लगभग 500 सेकंड में जो है जो सूर्य प्रकाश है वो कहाँ तक पहुंचता है? पृथ्वी तक पहुंचता है। फिर क्वेश्चन पूछता है, ये बताइए सूर्य का वह बाहरी हिस्सा या दिखाई देने वाला सतह है ना, जिसको हम देखते हैं, जो दिखाई हमको देता है ना, उसका तापमान कितना हो? तो भाई 6000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है। और उसको क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं, है ना। अब देखो मैं बोला ना, इसमें हम जितना चाहे उतना डेप्थ, है ना, पढ़ सकते हैं, लेकिन भाई, है ना, हमको जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। सूर्य के अलग अलग हिस्से होते हैं। सूर्य का जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, सूर्य को अगर आंतरिक संरचना को बात करें हम, तो किसी का भी जो मुख्य कोर होता है ना, ठीक है, उसको कोर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है सूर्य के कोर का। फिर रेडियो एक्टिव जोन होता है, फिर कनेक्टिव जोन होता है, फिर फोटोस्फीयर होता है सूर्य में, फिर क्रोमोस्फीयर होता है, फिर ट्रांजिशन रीजन होता है, फिर लास्ट में कोरोना या क्रीट होता है। आपको केवल वही ध्यान रखना है जहाँ से प्रश्न बनेगा। तो देखो प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 5500 डिग्री से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान, जो आपको क्या दिखा, यहाँ से बाहर से दिखाई देता है। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा मैं यहीं से तुमको बताते जा रहा हूँ, सुनते जाना। सूर्य का वह भाग जहाँ सौर कलंक उत्पन्न होते हैं, जहाँ क्या उत्पन्न होते हैं? सौर कलंक, सन स्पॉट्स
क्या, सन स्पॉट्स जहाँ उत्पन्न होते हैं वो कौन सा भाग है, तो प्रकाश मंडल। कहाँ, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर में। ठीक है। सौर कलंक, सौर कलंक किसे कहते हैं, सूर्य में जो काले धब्बे दिखाई देते हैं ना आपको, है ना, इसको ही सौर कलंक कहते हैं। इसके केंद्रीय भाग को अम्बरा और बाहरी भाग को पेनुम्ब्रा कहते हैं। ठीक है। इस जो आपके ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सौर ज्वार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो इसी प्रकाश मंडल से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज समझ में आ रहा बात। फिर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में आपको जो रात में जो चमकती हुई फ्लोरोसेंट टाइप की, है ना, आपने देखा होगा आकृतियाँ, है ना, यह प्रकाश जो देखा होगा, उसको क्या कहा जाता है, तो उत्तरी ध्रुव में इसे अरोरा बोरेलिस कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है। समझ में आ रहा है बात। उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, ये चमकती जो प्रकाश है उसको। और ये किसके कारण उत्पन्न होता है, इसी फोटोस्फीयर में जो वहाँ से प्रकाश निकलता है और वह कहाँ जाकर टकराता है, हमारे जो आपके हमारा जो क्या है, प्रकाश मंडल है, या प्रकाश मंडल क्या बोलते हैं, वातावरण है। ठीक है। हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर जो है, वायुमंडल है, उससे जब टकराता है तो क्या उत्पन्न होता है, यही रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है। क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भाई बताइए सूर्य का वह बाहरी आवरण जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है क्या कहलाता है, तो सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देता है वो कहलाता है कोरोना या किरीट, है ना। सूर्य का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है क्या कहलाता है, कोरोना या किरीट। ठीक है। समझ में आ रहा बात। अच्छा, अब सौर कलंक जब मैं बता रहा था तो तुमको ये भी बता देता हूँ कि हमने एक मिशन भेजा था आदित्य L1 नाम का, है ना, इसरो ने, है ना। ये किससे संबंधित था, तो भाई आदित्य L1 जो मिशन हमने भेजा था, है ना, ठीक है, ये इसी जो आपके कोरोना है ना, उसका अध्ययन करने के लिए भेजा था। ठीक है। एक लैग्रेंज पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य यानी दोनों के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसके बीच में स्थित है, एकदम सेंटर में। ठीक है। जहाँ पर वह जाके क्या करता, उसका अध्ययन करता। ठीक है। समझ में आ रहा बात। इसी लैग्रेंज पॉइंट का अध्ययन करने के लिए हमने ये भेजा हुआ है आदित्य L1 मिशन। ठीक है। क्लियर है। सितंबर 2023 में इसका लॉन्च किया गया था। ठीक है, आदित्य L1 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सौर मंडल में ना कुल 8 ग्रह हैं, है ना। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है सौर मंडल में, 8 ग्रह। ठीक है। 2006 में किसको बाहर कर दिए थे हमने, प्लूटो को। उससे पहले ग्रह कितने थे, 9। ठीक है। क्यों बाहर कर दिया भैया, उसकी आकृति जो है ना, ठीक है, प्लूटो, पहला बात तो कुछ नियम तय किए गए कि भैया क्या आप किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटोगे, है ना, आप क्या इतना गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए कि आप आकृति को बना के रख सको अपने, है ना, अंडाकार। तीसरा नियम ये था कि आपके आसपास ना उल्का पिंड या जो बड़े बड़े चट्टाने हैं ना वो नहीं होनी चाहिए। ये सब नियम थे। तो इसी कारण जो आपका प्लूटो है उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। एक ग्रह था जिसके कारण इसको बाहर किया गया, UB313। अगर आप प्लूटो को बाहर नहीं करते तो या तो उस 10वें ग्रह के रूप में उसको स्वीकार करते UB313 को, है ना। तो इसीलिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, है ना, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्या किया, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया 2006 में। कहाँ हुआ था, प्राग, चेक गणराज्य में सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है।
समझ में आ रहा बात? तो तब से ग्रह कितने हो गए? 8 हो गए। अब देखो, ग्रह दो तरह के होते हैं निर्माण के आधार पर। एक होते हैं पार्थिव ग्रह और दूसरा होते हैं गैसियस प्लैनेट, है ना। ठीक है, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह, है ना। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, ठीक है, किसको कहते हैं? अब इसमें तुमको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं चीज़ें बताता हूँ। पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह, देखो जब ब्रह्मांड बन रहा था ना, या हमारे सौरमंडल बन रहा था, तो एक थ्योरी कहती है कि भाई दो सूर्य थे। एक सूर्य जो था, है ना, वो क्या बोलते हैं, दूसरे सूर्य से ना क्या हुआ, अलग होते गया। तो अलग होने के अनुपात में ना उसने अपने फ्लेम्स जो है छोड़ते गया वो, है ना, पार्टिकल्स, इससे ग्रह बने। ठीक है, ये कहता है। ठीक है, दूसरा थ्योरी कहता है कि भाई जब ग्रह बन रहे थे तो जो सूर्य था वो सेंटर में था, और उसके बाद जो चीज़ें थी, है ना, देखो धूल और गैस से बनती हैं चीज़ें, जितने भी पिंड बनते हैं। तो भाई जो सूर्य के पास में रहे वो ग्रह कैसे बने? चट्टान वाले बने, ठोस ग्रह बने। लेकिन जो ग्रह पृथ्वी सूर्य से दूर बने वो क्या हो रहा है जी? गैसियस प्लैनेट बने, है ना। ठीक है, तो देखो सूर्य के पास कौन कौन सा ग्रह है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये 4 ग्रह क्या है आपके? ठोस ग्रह हैं, यानी इनकी धरती पर आप लैंड कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अन्य जो 4 ग्रह हैं, कौन कौन से? मंगल के बाद कौन आता है जी? बृहस्पति। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, इस पर आप लैंड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर सरफेस नहीं है। ये कैसे प्लैनेट है? गैसियस प्लैनेट है, गैस से बने हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रह की दोनों श्रेणियां हैं, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको 3 ऑप्शन तो बुध, शुक्र, मंगल दे देगा और चौथा ऑप्शन आपको बृहस्पति देगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? बृहस्पति। बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है, बाहरी ग्रह है, बाह्य ग्रह है, या गैसियस प्लैनेट ही या जोवियन ग्रह है। ठीक है, तो ग्रह की 2 कैटेगरीज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। समझ में आया बात? ठीक, अब चलो एक एक करके ग्रह को पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला जो ग्रह है वो है हमारा बुध। ठीक है, बुध जो है ना, देखो एक नियम है जिसको मैं तुमको यहीं पर बता देता हूँ। केपलर का ग्रहों की गति का नियम है ना। केपलर ने बताया कि ग्रह जो होते हैं, है ना, वो अपनी एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरा, जब वो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं एक परिपथ में, तो जब वो सूर्य के पास आते हैं ना तो उनका वेग अधिक हो जाता है, और जब दूर जाते हैं तो उनका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर, आप बचपन में एक रस्सी से एक पत्थर को बांधते थे और उसको अपने चारों ओर घुमाते थे, है ना। अब जब आप उसको घुमाते थे तो अब आप उसकी गति को बढ़ाने के लिए क्या करते थे? उसको अपनी ओर खींचते थे रस्सी को, और उसके बाद उसको छोड़ते थे, तो इससे क्या होता था? उसको वेग मिलता था। तो इसी तरीके से जब कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो उसका वेग अधिक होता है, और जितना दूर होता है उसका वेग क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तीसरा नियम, और उसी को ही क्षेत्रफल का नियम कहता है वो। और तीसरा नियम जो होता है वो होता है आवर्तकाल का नियम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। और इसमें वही नियम काम करता है कि भाई जितना जो ग्रह सूर्य के जितना पास होगा उसका आवर्तकाल कम क्या हो जाएगा? होगा जी, कम होगा। जबकि दूर होगा तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? अधिक होगा ना। जो ग्रह जितना पास होगा वो जल्दी घूमेगा, सूर्य के चक्कर जल्दी लगाएगा, और जो दूर होगा वो उतना लेट लगाएगा। इसीलिए 88 दिन में बुध जो है वो क्या करता है? सूर्य का क्या कर लेता है? एक चक्कर लगा लेता है ना। जबकि वहीं पर बृहस्पति को देखें तो उसको 11.29 ईयर्स लग जाते हैं, लगभग 11 से 12 वर्ष लग जाते हैं, है ना। किसको? बृहस्पति को। क्या? सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, तो जो ग्रह जितना पास होगा उसकी गति अधिक और आवर्तकाल कम, जो जितना दूर उतना आवर्तकाल ज़्यादा और गति
कम। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं बुध की। सूर्य का से सबसे नज़दीक स्थित है ना, कौन आपका बुध। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछेगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटू सा ग्रह, तो हाँ कौन है जी, बुध है। कौन है, बुध या मरकरी है। ठीक है, पहले कौन होता था, प्लूटो होता था। 2006 से पहले ना, जब इसका प्रश्न पूछा जाता था तो इसका उत्तर होता था बुध, सॉरी प्लूटो। लेकिन प्लूटो तो बाहर हो गया 2006 में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे सोलर सिस्टम में ना कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका कोई क्या नहीं है, सैटेलाइट प्लैनेट नहीं है, यानी उपग्रह नहीं है। तो ना बुध और शुक्र दो ऐसे उपग्रह हैं जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है ना, यानी क्या उपग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या बुध का कोई उपग्रह है, तो भैया नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सूर्य की परिक्रमा है ना कौन सबसे तीव्र गति से करता है ना। तो भाई मात्र 88 दिन में सूर्य क्या कर लेता है, सूर्य के एक चक्कर लगा लेता है, सॉरी यानी बुध क्या करता है, सूर्य के एक चक्कर लगाता है मात्र 88 डेज में। यानी आपको पता है, यानी बुध का एक वर्ष कितने दिन का है, मात्र 88 दिन का। 88 दिन में क्या हो जाता है, एक वर्ष पूरा कर लेता है वो। ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा, फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है और सर्वाधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है। तो अगर तापांतर पूछे तो आपका आंसर होगा बुध। ठीक, अगर सर्वाधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है पूछे तो आपका आंसर होगा शुक्र। क्यों, ये मैं बताता हूँ। चूंकि बुध जो है सूर्य के एकदम नज़दीक है तो उसका एटमॉस्फेयर ना उड़ गया है ना। ठीक है, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण बुध पर एटमॉस्फेयर नहीं है। अब एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, जिस हिस्से में पड़ता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता किसको, सूर्य प्रकाश के ताप को, उष्मा को। तो उष्मा को एब्जॉर्ब करके नहीं रखता। ठीक है, क्योंकि भाई है ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ये ठीक ऐसे ही समझो कि सर्दियों में जब आप कंबल के अंदर घुसे रहते हैं तो कंबल के अंदर का भाग क्या होता है, गर्म होता है, अंदर में रहते हैं, और बाहर का ठंडा। ठीक वैसे ही सूर्य प्रकाश जो बुध की जिस हिस्से में पड़ता है उस भाग का है क्या, ताप अधिक, और उसके पीछे वाला हिस्सा का ताप क्या हो जाता है, बहुत कम होता है, ठंडा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है वहाँ। ठीक है, तो इसीलिए बुध में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। इसीलिए ताप का अंतर पाया जाता है दिन और रात में। तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, बुध है, मरकरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, शुक्र के समान किसे भोर या सायं का तारा कहते हैं, तो इसका आंसर भी बुध हो जाएगा। ये ना सूर्यास्त के 2 घंटे कुछ समय पहले अस्त हो जाता है और सूर्योदय के 2 घंटे पहले दिखाई देता है, कौन, बुध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ पर आपको सोलर सिस्टम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये जो है इंटरनल प्लैनेट्स है ना। इसके बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्षुद्र ग्रह पेटी है ना, ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के मध्य पाया जाता है। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य क्या पाया जाता है, एक क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है। ये यहाँ से उल्का पिंड जो है ना, ये क्षुद्र ग्रह पेटी है एक्चुअल में बड़े बड़े चट्टान है ना। यही बड़े बड़े जो चट्टान हैं ये क्या कहलाते हैं, इनका समूह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं है ना। इसी को क्या कहते हैं आप, क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, ठीक है, जो पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगा रही हैं, और वो कहाँ पर अवस्थित है, मंगल और बृहस्पति के मध्य। मंगल से बृहस्पति के रास्ते जा रहे हो तो उससे पहले आपको क्या मिलेंगे,
एस्टेरॉयड बेल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और यही एस्टेरॉयड बेल्ट कभी कभी अपने पथ से भटक कर क्या होता है, इन ग्रहों की कक्षाओं में पहुंच जाते हैं और क्या करते हैं, तबाही मचाते हैं, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ग्रह है वो है शुक्र या वीनस, है ना। ठीक है, बुध के बाद कौन, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन, शुक्र। ठीक है, अब देखो शुक्र के बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि बताइए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो कौन है जी, शुक्र। शुक्र आपको चमकते हुए दिख जाएगा और एकमात्र ग्रह है जिसे आप क्या नंगी आंखों से देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही किसको, शुक्र को, तो सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है ना। अब इसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। गर्म ग्रह क्यों है, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर पाया जाता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है और सेकंड निकटतम है। तो जब सूर्य प्रकाश आता है तो वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और ऊष्मा को और बहुत अच्छे से अवशोषित कर लेता है, क्योंकि इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, CO2 के है यहाँ पर, कहाँ, शुक्र में। CO2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ज्वालामुखी से क्या निकलता है, CO2। CO2 इसके एटमॉस्फेयर में है, जो उसको क्या करते हैं, ऊष्मा को अब्जॉर्ब करते हैं। तो इसको प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर ग्रह, किसको, शुक्र को। ठीक है, ग्रीन हाउसेस गैसेस और CO2 की अधिकता के कारण। ठीक है, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे अत्यधिक गर्म बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात। ठीक, अब इसमें ना याद रखना, इसे शाम या भोर का तारा भी कहते हैं, है ना। ठीक, क्योंकि ये सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है, सूर्यास्त के समय। ठीक है, इसलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। फिर इसके बाद आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के जुड़वा बहन इनमें से किसे कहा जाता है, तो वीनस या शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया था कि इसका क्या कहा, कोई उपग्रह नहीं है, क्या इसका उपग्रह नहीं है कोई भी। ठीक है, अब देखिए सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट्स हैं जो क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करते हैं। देखो नॉर्मली जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे घूर्णन करते हैं, घूर्णन, और इसमें ध्यान रखना घूर्णन और परिक्रमण दोनों में अंतर है। घूर्णन माने स्वयं घूमना, ठीक है। तो जो आपका शुक्र है वो उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम घूमता है। इसका मतलब इसका सूर्य कहाँ से उदय होता होगा, पश्चिम से उदय होता होगा। कैसे उदय होता होगा, पश्चिम से, ठीक है। जबकि नॉर्मली ग्रह कैसे घूर्णन करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। ये उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो मैंने आपको भी बताया कि इसमें ना ज्वालामुखी पाए जाते हैं, है ना, CO2 निकलता है। अब इसमें ना CO2 के का अलावा जो उसके बादल होते हैं ना, उसमें ना सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। और इसमें ना सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाने के कारण इसमें ना अम्ल वर्षा होती है। क्या होती है, अम्ल वर्षा, इसमें शुक्र में। इसीलिए अगर आप यहाँ पर पहुँच गए तो आप इसके एटमॉस्फेयर में जाते ही क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे शुक्र में। इसीलिए यहाँ उतरना पॉसिबल नहीं है। अगर आप टेम्परेचर को भी झेल लेते हैं तो इसके जो एसिडिटिक जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण आप वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो अधिक ताप और दाब के कारण प्रेशर कुकर ग्रह कहते हैं। सायम या भोर का तारा कहते हैं। पृथ्वी की जुड़ावन कहते हैं किसको, शुक्र को। समझ में आ रहा बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी।
पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी कहते हैं, है ना। यह अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है जी? पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। 24 घंटे में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में क्या करता है? अपना परिक्रमण पूरा कर लेता है। ये सब परिक्रमण परिभ्रमण के बारे में सूर्य के पृथ्वी के हम अलग से चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट इकाई में है ना, ठीक है। और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट यानी लगभग 366 दिन में क्या करता है? सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है जी। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है जी? चंद्रमा है। किसका? पृथ्वी का। समझ में आ रहा बात? यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? पृथ्वी, है ना, ठीक है। और सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह। क्वेश्चन तुमको पूछे कि सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा पृथ्वी, ठीक है। फिर आते हैं मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई इसमें ना आयरन ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं इसकी मिट्टी में, जिस कारण यह लाल दिखता है, ठीक है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। इसके ना 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है। डिमोस से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। इसमें एक और फैक्ट है कि ये जो निक्स ओलंपिया नामक, इसमें क्या पाया जाता है? पर्वत पाया जाता है, जिसमें मंगल ग्रह में, मंगल ग्रह पर एक निक्स ओलंपिया नामक क्या पाया जाता है? ऊंचा पर्वत पाया जाता है, जो हमारे एवरेस्ट से भी कई गुना ऊंचा है। और इसी निक्स ओलंपिया जो पर्वत है, उसके ऊपर एक ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसका नाम है क्या? ओलंपस मेसी। क्या? ओलंपस मेसी, ठीक है, या ओलंपस मोन्स भी कहते हैं उसको। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना क्या है? ऊंचा है। कौन? आपका ये निक्स ओलंपिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो, इस पर हमने मंगलयान भेजा था 2013 में, इसको ध्यान रखना आपको, है ना। मंगलयान 2013 में भेजा गया था, ठीक है। कब भेजा गया था? 2013 में। कहाँ? मंगल ग्रह पर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको और पूछा जा सकता है कि पूछेगा कि बताइए पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन किस ग्रह में होते हैं? तो याद रखना, पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन कहाँ होते हैं? मंगल ग्रह पर, है ना। तो पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन कहाँ होते हैं? मंगल ग्रह पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बृहस्पति। बृहस्पति जिसे क्या कहा जाता है जी? किसी को पता है बृहस्पति को क्या कहा जाता है? सोचो सोचो। मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ही है। कौन? बृहस्पति, ठीक है। और अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है। केवल 10 घंटे में क्या कर लेता है? वो घूम जाता है, यानी उसका दिन रात कितने घंटे का होता है? मात्र 10 घंटे का। किसका? बृहस्पति का, ठीक है। समझ में आ रहा बात? तो इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। इसका एल्बिडो सर्वाधिक है ना। पलायन वेग क्या है इसका? सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश मौजूद है ना। तो कौन सा है जी? बृहस्पति, ठीक है, याद रखना, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके कितने उपग्रह हैं? तो भाई अभी इनमें ना 2 ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि। इनमें ना लड़ाई चलती रहती कि किसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, ठीक है। अभी 101 उपग्रह हैं फिलहाल किसके पास? बृहस्पति के पास। कितने? 101 उपग्रह, ठीक। और शनि जो है ना, इसने फिलहाल बाजी मारी हुई है। उसके पास 285 उपग्रह हैं। कितने?
285। अच्छा, तुमको एक और फैक्ट बता दूं, जितने जोवियन ग्रह हैं, गैसियर प्लेनेट हैं, उनके पास क्या है जी, एक आवरण मौजूद है, रिंग्स पाए जाते हैं। याद रखना, सभी जोवियन उपग्रह में रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, बृहस्पति में सिलिकेट का एक रिंग है ना, आवरण चारों ओर, है ना। ठीक, इसको ध्यान रखना। अच्छा, बृहस्पति के 101 उपग्रहों में गैनीमेड जो है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो कौन है, गैनीमेड। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा यूरोपा है यहाँ पर, है ना, जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की गई है, बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर। इनमें एक लो नामक उपग्रह भी है, जिसमें ज्वालामुखी पाया जाता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ को पढ़ना आपको जरूरी नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है शनि। शनि ब्रह्मा, ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है जी, ग्रह है। इसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि इन रिंग्स की संख्या कितनी है ना। ठीक है, तो इन रिंग्स की संख्या कितनी है, 7 है। याद रखना, कितनी है, 7। ठीक है, क्लियर। किस ग्रह में रिंग फेंस की घटना होती है, तो शनि में होती है, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे बड़ा इसका उपग्रह जो है वो कौन है, टाइटन है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, शनि। 285 उपग्रह खोजे जा चुके हैं इसके। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। ठीक है, याद रखना। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जी, टाइटन है। ठीक है, चलो। अच्छा, पित्त ग्रह किसे कहते हैं, सब ग्रहों को नाम दिया गया। इसे येलो प्लैनेट कहते हैं, किसको, शनि को। क्यों, किसमें अमोनिया, है ना, क्या पाया जाता है, पीली अमोनिया पाई जाती है इसके वायुमंडल में। इसी कारण यह क्या दिखता है, पीला दिखाई देता है, इसलिए इसको पित्त ग्रह भी कहते हैं, किसको, शनि को। नेक्स्ट है अरुण। मीथेन गैस के कारण अरुण जो है हरा रंग का दिखाई देता है। अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर होगा अरुण। शुक्र की तरह वह ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, तो भैया कौन है, आपका अरुण, यूरेनस है। ठीक है, केवल 2 ग्रह हैं, मैंने बताया, शुक्र और अरुण, जो क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा घूर्णन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा अरुण की खोज किसने की थी, तो विलियम हर्शले ने की थी। याद रखना, किसने की थी, विलियम हर्शले ने। ठीक है, किसकी, अरुण की खोज। ठीक है, 97 डिग्री झुके होने के कारण इसको क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। लास्ट आपका जो ग्रह है वो है वरुण, है ना। यह सूर्य से सबसे दूरस्थ स्थित ग्रह है और सबसे ठंडा ग्रह भी है। कौन, वरुण। ठीक है, इसमें भी उपग्रह, इसमें भी क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, जॉन गाले ने की थी। किसने की थी, जोहान गाले ने की थी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा बात। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है अरुण संबंधित कि किस ग्रह के उपग्रहों का नाम शेक्सपियर की रचनाओं के आधार पर है, शेक्सपियर की रचनाओं के पात्रों के आधार पर है। तो याद रखना, अरुण जो है ना, इसका संबंध किससे है, शेक्सपियर की जितने भी आपके उनके रचनाएं हैं, है ना, उनके पात्रों के आधार पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे बढ़े। अगर सौरमंडल के हम अन्य पिंडों की बात करें तो आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स क्या है जी, ये चट्टानों और धातु के क्या है, छोटे छोटे पिंड होते हैं जो क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच ये पाए जाता है, जिस क्षुद्र ग्रह पट्टी भी कहते हैं आप। ठीक है,
सेरेस नाम का एक क्षुद्र ग्रह है जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, ये याद रखना आपको। ठीक है, क्लियर। मेरी साउंड आपको थोड़ी सी अलग लग रही होगी, एनर्जी भी कम है क्योंकि मुझे बहुत अभी क्या है, बुखार है ना, टाइफाइड हुआ पड़ा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो मैं आपको पहुँचाऊँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु या कॉमेट्स। धूमकेतु या कॉमेट्स को हम पुच्छल तारे के रूप में भी जानते हैं। ये धूल और बर्फ से बने हुए पिंड होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धूमकेतु है वो हमेशा उसकी पूछ जो है किस ओर होती है, तो हमेशा याद रखना धूमकेतु की पूछ जो है हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है ना। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है हेलिसम। हेली नामक जो धूमकेतु है ना, हर 76 वर्ष में दिखाई देता है। और धूमकेतु टेम्पल टटल भी है ना, और अन्य भी है ना, लेकिन मेन जो क्वेश्चन पूछता है वो हेली से पूछता है। फिर उसके बाद आपको पूछा जाएगा मेट्रॉइड, मेटियोर और मेट्रॉइड में अंतर है ना। तो मेट्रॉइड, मेटियोर और मेट्रॉइड में अंतर, उसको हम यहाँ पर साफ समान शब्दों से समझते हैं। जो बड़ा पत्थर होगा अंतरिक्ष में उसको कहेंगे मेटियोराइड। जब वह हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है ना, जिसे आप समांतर टूटता तारा कह देते हो, वो क्या कहलाता है, मेटियोर माने उल्का है ना। पहले उल्काब कहलाया, फिर उल्कप कहलाया। अब जब वह उल्का जो है उसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया, बहुत छोटा, जलने के बाद बहुत कम हिस्सा बचा, तो उस उल्का के हिस्से को हम क्या कहते हैं, जब वो पृथ्वी पर आके गिरती है, क्या कहलाती है, उल्का पिंड कहलाती। क्या कहलाती है, उल्का पिंड या मेट्रॉइड कहलाती है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है। क्लियर, समझ में आ रहा बात। कुछ खगोलीय मापन है जिसे आपको पढ़ना चाहिए, जैसे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है ना। ये फॉर्मूलेशन आपको पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। 9.46 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 किलोमीटर है ना, ये आपको पूछा जाता है। फिर उसके बाद पार्सेक। पार्सेक क्या है, तो पार्सेक भाई दूरी मापने की इकाई है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यह 3.26 लाइट ईयर होता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष चली गई दूरी को क्या कहते हैं आप, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 3.26 गुना प्रकाश वर्ष को ही एक पार्सेक कहा जाता है। ब्रह्मांड वर्ष किसको कहते हैं, यानी कॉस्मिक ईयर। तो सूर्य द्वारा आकाश गंगा का केंद्र, जिसे क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। आकाश गंगा केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। इसके चक्कर लगाने में है ना, सूर्य को जितना समय लगता है पूरा परिक्रमा करने में, उसी को कॉस्मिक ईयर कहते हैं। कितने वर्ष का होता है, 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष लगता है सूर्य को ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाने में, है ना। ठीक है, या सॉरी, आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में। फिर एक शब्द आता है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है ना, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सूर्य पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, इसे ही क्या कहते हैं, एक खगोलीय इकाई कहते हैं, जो कितना है, लगभग 14.95 करोड़ किलोमीटर। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ सब। फिर भाई प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये दूरी का घटता क्रम ये पूछ सकता है, पार्सेक, फिर प्रकाश वर्ष, फिर खगोलीय इकाई। ठीक है, चलो अब आते हैं लास्ट पृथ्वी के चंद्रमा के ऊपर, यानी मून के ऊपर, है ना। ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेगा चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का कितना है, तो 1/6 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ रहा बात। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो केवल 59% भाग दिखाई देता है। कितना परसेंट, 59%। बाकी, और क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका जो घूर्णन और परिक्रमण है
है ना, ये समान रहता है, यानी रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो है स्पीड सेम है और टाइम सेम है। इस कारण हमको क्या हमेशा चंद्रमा का एक हिस्सा ही दिखाई देता है, उसके पीछे वाला भाग नहीं दिखाई देता। और उसके पीछे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति सागर कहते हैं, जो हमको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। फॉसिल प्लैनेट भी कह देते हैं हम किसको, चंद्रमा को। अब देखो चंद्रमा से संबंधित कुछ परिघटनाएं हैं, जैसे सुपर मून, ब्लड मून और ब्लू मून। क्या है ये? जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट हो, जिसे पैरिजी या उपभू वाली स्थिति कहते हैं, तो उसे सुपर मून कहते हैं। यानी भैया क्या हो, सीधी सी बात है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक जब स्थित होता है और वो बहुत चमकीला बड़ा दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं आप, सुपर मून कहते हैं। 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है इस समय। कौन? चंद्रमा। ब्लड मून क्या है जी? तो भाई यह घटना जो है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय होती है ना, ब्लड मून। जब क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने वाले सूर्य के प्रकाश के, है ना, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है ना, क्या होता है, और कारण जो लाल रंग का प्रकीर्णन है वो चंद्रमा पर पड़ता है, जिसे चंद्रमा क्या होता है, लाल दिखाई देता है। इसे ही क्या कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब फिर आता है ब्लू मून। ब्लू मून क्या है जी? जब एक ही कैलेंडर वर्ष में क्या हो जाए, 2 पूर्णिमा पड़ जाती हैं, तो दूसरी जो पूर्णिमा पड़ती है उसे ही क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। बस समझ में आ रहा बात। इसमें चंद्रमा नीला रंग का नहीं दिखाई देता है ना, ये याद रखना। ठीक, चलो चंद्रमा की कलाएं या फेसेस ऑफ मून क्या है जी? देखो सूर्य के प्रकाश के कारण, है ना, क्या सूर्य के प्रकाश के कारण, है ना, पृथ्वी पर चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग हमें प्रतिदिन बदलता हुआ दिखाई देता है, उसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अब तुमको पता होना चाहिए कि भैया चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश जो पड़ता है तो हमको दिखता है चमकता हुआ, है ना। ठीक है, अब देखो जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जब तक पड़ रहा है तब तक वो क्या कहलाएगा, पूर्णिमा कहलाएगा, है ना। जिस दिन, है ना, वो प्रकाश नहीं पड़ा, है ना, चंद्रमा नहीं चमका, उस दिन अमावस्या कहलाएगा। तो अमावस्या को न्यू मून कहते हैं, जबकि पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं। यही क्या है, चलते रहता है कि भाई फुल मून हुआ, फिर वो कम होते होते जाएगा, एक दिन अमावस्या आ जाएगी, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर चंद्रमा का आकार बड़ा होता जाएगा, एक दिन फुल मून हो जाएगा, पूर्णिमा अवस्था आ जाएगी। यही क्या है, चंद्रमा की कलाएं हैं। ठीक है, अब देखो तुमको क्वेश्चन ना, ये भारत के चंद्रयान मिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो चंद्रयान जो पहला मिशन था वो 2008 में भेजा गया था। फिर चंद्रयान 2 मिशन 2019 में भेजा गया था, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें ऑर्बिटर, है ना, और लैंडर और रोवर जो भेजे गए थे उनका नाम क्या था। तो इसमें जो प्रज्ञान था वो था रोवर, है ना, और विक्रम नाम का क्या था, लैंडर। यानी जो लैंडिंग उसमें किया उसका नाम था विक्रम, और उस लैंडर से एक प्रज्ञान नाम का रोवर रोबोट निकला, जो क्या मून की सतह पर जाके शोध किया। ठीक है, क्लियर। और इसी लैंडर का संपर्क हमने क्या किया था, 2.1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले हमसे टूट गया था, है ना। तो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन ऑर्बिटर ने जो ऑर्बिटर जो था चंद्रयान का वो अभी तक काम कर रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा बात। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन, जुलाई 2023 में भेजा गया, है ना, समझ में आ रहा बात। और वापस से विक्रम लैंडर भेजा गया था, है ना, और सॉफ्ट लैंडिंग उसने किया कहाँ, दक्षिणी ध्रुव पर। और भारत पहला देश बन गया जो दक्षिणी ध्रुव पर टेक्निकली सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा
उसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट। और इस अभूतपूर्व सफलता के कारण भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण मिशन है ना, जो भेजे गए थे, जैसे लूना 2 है ना, 1959 में सोवियत रूस ने भेजा था अंतरिक्ष यान, है ना। ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु थी, है ना। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी थी? लूना 2। ठीक है, अपोलो 11 आपको पता ही है, 1969 में नासा, है ना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, है ना, उसने ये मिशन भेजा था। नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था जो चंद्रमा की सतह पर क्या रखा? अपने पांव रखा। ठीक है, उसके बाद बज एल्ड्रिन ने। ठीक है, फिर चांगी, ये चीन का चंद्रमा मिशन है ना। आर्टिमस नासा के अगले मिशन का नाम है ना। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो बस इतना ही है आपका किससे संबंधित, आपके ब्रह्मांड और सौरमंडल से संबंधित। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जितना मैंने बता दिया पर्याप्त है। इसके अलावा मैंने 1 लाइनर्स आपके लिए बना कर रखे हुए हैं, है ना। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत किसका है जी? बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे का है। ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, यह पुष्टि किसने की? तो भाई एडविन हबल ने की। गॉड पार्टिकल का वैज्ञानिक नाम, जिसे ब्रह्मांड उत्पत्ति का मूल माना जाता है, क्या है? हिग्स बोसोन है। पीटर हिग्स और भारतीय वैज्ञानिक, है ना, आपके एस बोस, सुब्रमण्यम बोस के नाम पर, है ना। ठीक है, सॉरी, आपके सत्येंद्र नाथ बोस, है ना, उनके नाम पर इस कण का नाम क्या रखा है? हिग्स बोसोन रखा गया है। ठीक है, तो भाई ये सब मैंने क्वेश्चंस तुमको बना कर दी, इसको रट लो, है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं उसका यहाँ पर समेकन है। और SCERT जो आपका बुक्स है उसके सिलेबस के अनुसार ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, है ना। ठीक है, इससे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी, है ना। इन 1 लाइनर्स को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पर? CGPSC गढ़ एप्लीकेशन पर। ठीक है, ठीक, थोड़ी सी क्लास लंबी हुई, नेक्स्ट क्लास थोड़ी छोटी होगी और साथ ही साथ, है ना, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी के साथ में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।